जय हिंद दोस्तों। आपने आरएस प्री एग्जाम दे दिया है एवं मेंस की तैयारी में आप जुटे हो, किंतु ज्यादातर इस उलझन में है कि मैं अपना उत्तर कैसे लिखूं कि मैक्सिमम मार्क्स मुझे मिल जाए। इसके लिए वह कभी कोचिंग सेंटर की ओर भागता है खड़खड़ खड़खड़, कभी सीनियर की ओर भागता है, को पुराने टॉपर की ओर भागता है और गाइडेंस की अरदास करता है। और सबसे बड़ी बात है, जो इंटरनेट के अथाह सागर में सोशल मीडिया के माध्यम से या सर्च इंजन के माध्यम से वो सर्च करता है और अथाह उलझन में उलझ कर रह जाता है। ये कैसे मक्कर जाल में फंस कर रह जाता है। कोई कहता है ऐसा लिखो, कोई कहता है ऐसा लिखो, कोई कहता है ऐसा लिखो, कोई कहता है कि मैंने ऐसा लिखा ऐसा लिखो। इसी मक्कर जाल में वह विद्यार्थी उलझ कर रह जाता है और कड़ी मेहनत करने के बावजूद, इतनी कठिन परिश्रम करने के बावजूद, वो जितने मार्क्स की वो मेहनत करता है, जितने मार्क्स के लिए वो सोचता है, उसको वो मार्क्स नहीं आते। कठोर परिश्रम करने के बाद भी उसे वो मंजिल नहीं मिलती जिस चीज के लिए वो चलना प्रारंभ करता है। जब कहते हैं अथाह सागर के उलझन में आप डूब रहे हो, घने अंधेरे में आप छुप रहे हो, एक कहीं कहीं आशा की किरण आपके सामने आती है। कहीं कहीं एक ऐसी चीज आपके सामने आती है जो आपके मन मस्तिष्क के सारे द्वार को खोलकर एक रास्ता दिखाती है। और हमेशा रास्ता आपको एक गुरु दिखाता है। हमारी सनातन धर्म की परंपरा आ रही है, हिंदू धर्म की परंपरा आ रही है, या किसी भी धर्म की परंपरा उठा के देख लो। जब आपके पास कोई गाइडेंस देने वाला हो, जब आपके पास एक अच्छा गुरु हो, जब आपके पास एक अच्छा कोच हो, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। और वही कोच, वही गाइडेंस वाला, वही गुरु आपको एक ऐसा रास्ता दिखाता है जी, जो आपको इन्हीं उलझनों को सुलझाने के लिए मैं यानी सक्सेस गुरु एसडीएम सुरेश को अपनी टीम के साथ आपके सामने वो चीजें पेश करने आया हूं, उन समाधान को सामने पेश करने आया हूं जो आपकी सारी उलझनों को समाधान कर सके। हम अपने अनुभव, सबसे बड़ी हम अपने अनुभव, हमारा टीम का अनुभव, हमारे संघर्ष का अनुभव, और सबसे बड़ी बात है आरपीसी का जो एग्जाम पैटर्न का जो अनुभव है, एनालिसिस है, वो एनालिसिस, उस पैटर्न का एनालिसिस करके, अपने संघर्ष का एनालिसिस करके, अपने अनुभव का एनालिसिस करके हमारी टीम ने आरपीसी का वो सीक्रेट आपके सामने पेश करने का प्रयास कर रहा है, जो आरपीसी इन बिटवीन द लाइनों के बीच में पेश करता है। और हर पिछले 2 साल, पिछले जब से भी मेंस का एग्जाम स्टार्ट हुआ, वो बिटवीन द लाइन्स वो चीज आपको बार बार इंटरेस्ट कर रहा है, बार बार इंपैक्ट कर रहा है कि आप उन चीज को जानो, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। वो असली बातें मैं आपको पेश करता हूं जिनको आप जानकर अपनी उलझनों को, अपनी परेशानियों को, और जो इतना बड़ा जो विभिन्न प्रकार का जो इंटरनेट का जो मकर जाल है, उससे दूर होकर आप उलझन से समाप्त होकर मैक्सिमम मार्क्स ला पाओगे और अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाओगे। तो चलते हैं उस सीक्रेट की ओर, तो चलते हैं उस अनुभव की ओर, तो चलते हैं उस सीक्रेट एनालिसिस की ओर, चलते हैं उस सच्चाई की ओर, चलते हैं उस बिटवीन द लाइन की ओर, जो आरपीसी बार बार आपको भेजती हैं, जिनको अभी हमें समझते हुए अनजान बने रहते हैं। इन चीज की तरफ किसी का ध्यान आज तक नहीं गया है। और मैं अपने अनुभव के माध्यम से, हमारी टीम का अनुभव के माध्यम से, हमारे जो टीम है, हमारे आईएएस भी हमारे साथ है, आरएस भी है, लेक्चरर भी है, हमारी टीम जो ये चाहती है हम बच्चों को वो गाइडेंस दें जिससे वो अपने टारगेट को इजीली हिट कर सके। केवल जो मेहनत करने वाला बंदा है वो हिट कर सके। उसी चीज को लेकर हम अपनी टीम के साथ आपके सामने आरपीसी की वो सच्चाई पेश करने आए हैं, उस सीक्रेट को सामने पेश करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपने आरपीसी का पेपर दिया होगा, 2013 का पेपर, 2016 का पेपर, 2018 का पेपर, और जो पैटर्न एनालिसिस आपके सामने पेश करूं आरपीसी के, मैं जो इस वीडियो में आपको केवल 3 पेपर फर्स्ट, पेपर 2 और पेपर 3 की बात करना चाहता हूं। जो सारे पेपर 200 नंबर के पेपर होते हैं, कुल मिलाकर 600 नंबर के प्रथम 3 पेपर का एनालिसिस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये 3 पेपर 600 नंबर के होते हैं, लेकिन उसमें एक चीज आपके सामने पेश करना अभी तक किसी ने जिक्र नहीं किया होगा। मैं ये कर रहा हूं कि जो 20 शब्दों या 15 शब्दों के जो सवाल है, जो 2 मार्क्स के जो सवाल है,
वो 130 नंबर के आते हैं। वो सवालों की संख्या 65 है। और साथ ही जो 5 नंबरों के जो सवाल है, जो 50 शब्दों के जो सवाल है, और जो कुल मिला के 200 बड़े क्वेश्चन मानते हैं, जिसको आप 200 शब्द नहीं है, केवल 100 शब्दों में आपको आंसर लिखना पड़ता है। वो 100 शब्दों के सवाल 240 नंबर के सवाल हैं, और वो सवालों की संख्या है 24, जो प्रत्येक सवाल का नंबर होता है 10। इन 24 नंबरों के सवालों से आप 240 मैक्सिमम नंबर होते हैं। टोटल मिला के 230 नंबर, 130 नंबर और 240 नंबर, ये टोटल मिला के होते हैं 600 नंबर। ये आरएस एग्जाम का पैटर्न एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो चलते हैं उस सीक्रेट की ओर। तो पहला वीडियो, जो मेरा पहला वीडियो है, जिसका नाम मैं देना चाहूंगा आरपीसी मैक्सिमम मार्क्स कैसे देती है, पार्ट 1 की ओर चलते हैं। इसमें 130 नंबर के जो 130 मार्क्स के जो 2 नंबर के जो सवाल है, जो 20 शब्दों में जिसका आंसर लिखना होता है, उनके बारे में जानना। पूरे पेपर में, पूरे 3 पेपर में 20 शब्दों के सवाल 65 आते हैं, जो 130 नंबरों की जोड़ आपके सामने। मतलब एक संरक्षण का 1/4 नंबर केवल 3 पेपरों के 130 नंबर है, जिसमें आप मैक्सिमम नंबर प्राप्त। इस मामले में हमारा अनुभव, हमारी टीम का अनुभव, हमारे संघर्ष का अनुभव जो ये कहता है कि आरपीसी, और जो ये अनुभव हमारा आरपीसी के सीक्रेट पर आधारित है, जिस पर चलकर आप 130 में से मैक्सिमम 100 से लेकर 130 नंबर तक आप कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैक्सिमम 100 से 130 नंबर, जो आपकी सिलेक्शन का 1/4 नंबर ऐसे ही आ जाता है। ये 130 में से प्रथम पेपर में 50 सवाल आते हैं, 50 नंबरों के सवाल आते हैं, 25 सवाल। सेकंड पेपर में 30 नंबरों के 15 सवाल, और थर्ड पेपर में 50 नंबरों के 25 सवाल आपके सामने आते हैं। सबसे बड़ी बात और एक चीज कहना चाहता हूं, ये सवाल जब आपको कहते हो किसी के घर में एंटर करते हो, तो फर्स्ट इंप्रेशन किसका पड़ता है? आपके चेहरे का। उसी तरह आरपीसी के एग्जामिनर पर फर्स्ट इंप्रेशन कौन डालेगा? कौन आपका आईना है कि आप एक परफेक्ट लिखने वाले बंदे हो? वो आईना आपका 2 नंबर का सवाल का आंसर है, जो आपको आईने की तरह बताता है। और सबसे बड़ी बात, जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करता है, उसके मन में इंपैक्ट करता है कि इस बंदे ने 2 नंबर के सवाल में ये इतना परफेक्ट लिखा है, मतलब इसको नॉलेज है, और उसमें उसी समय उसकी साइकोलॉजी बैठ जाती है मेरे अनुभव के अनुसार, और वो मैक्सिमम नंबर देना स्टार्ट करता आगे वाले सवालों में भी। उसी तरह 2 नंबर वाले सवाल में अगर आपके नंबर आते आते हैं, तो इंप्रेशन गलत पड़ता है, और आगे वाले सवालों में भी आपको समस्या आती है। इन सवालों सीक्रेट एनालिसिस अगर देखा जाए, तो मैंने इस संदर्भ में पिछले 2 सालों के पेपर का एनालिसिस आपके सामने पेश कर रहा हूं। इन एनालिसिस में आरएस एग्जाम के टॉपर भी है, और वो विद्यार्थियों की कॉपियों के सवाल भी है, जो इस परीक्षा में सफल होने से वंचित रहे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सवाल, ऐसे व्यक्तियों की भी सवाल मैंने आपके सामने पेश करने का प्रयास किया है, जो टॉपर नहीं है, लेकिन उनके कॉपी के कुछ ऐसे सवाल है जिनमें मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर प्राप्त किए। जो ये कहता कि वो नंबर आरपीसी क्यों दे रही है, उसी चीज को आपके सामने पेश करने का जो प्रयास है, मैं आपके उन्हीं को लेकर कॉपी के सवाल पेश कर रहा हूं, जहां विद्यार्थियों ने मैक्सिमम 2/2 मार्क्स, 20 शब्दों के जो सवाल है, जो 15 शब्दों के सवाल है, उसमें 2/2 मैक्सिमम प्राप्त की। इन्हीं के माध्यम से आरपीसी की सच्चाई बता रहा हूं, इन्हीं के माध्यम से, इन बिटवीन द लाइंस जो आरपीसी आपको इंडिकेट करती हैं, बार बार आपको इंपैक्ट करती है कि आप इन चीज को ध्यान रखिए, ये आप करते हो, तो मैं आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर देती हूँ। इन 15 से 20 शब्दों के सवाल के 3 सीक्रेट बता रहा हूं मैं आपको, जो पेपर एनालिसिस है वो चीज बता रहा हूं। पहली बात, जब 20 शब्दों के मार्क्स वाले सवाल जहां सीधे आते हैं, जैसा पहला सवाल, उत्तरदैव रेखांकन की 2 सीमाएं क्या? पहली सीमा लिख दी, 2 सीमा लिख दी। सिंपल पूछा है, सीधा पूछा है। अकबर काल के 2 फारसी ग्रंथों का उल्लेख कीजिए। पहला ग्रंथ, सेकंड ग्रंथ। सीवी रमन और हरगोविंद खुराना को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला? तो सीवी रमन का क्षेत्र और हरगोविंद खुराना साहब का क्षेत्र। डेंगू बुखार की कारक और वाहक का नाम। 2 चीज पूछिए, सीधी आपसे पूछिए। अगला, 2 ग्रीन हाउस गैसों का नाम। पहला नंबर, 2 नंबर। अगला सवाल, प्राधिकार और शक्ति में 2 अंतर। प्राधिकार और शक्ति में 2 अंतर। पहला अंतर, सेकंड अंतर। समझ लो मेरी बात।
और सबसे बड़ी बात, सीमांत गांधी का नाम और उसके दल का नाम। तो सीमांत गांधी का नाम और उसके दल का नाम, दो चीजें आ गई। और सबसे बड़ी बात है, समस्थानिक परिभाषा दीजिए और दो उसके उदाहरण दीजिए। समस्थानिक परिभाषा, दो उदाहरण, मतलब दो चीजें आपके सामने पेश कर रही है। और सबसे बड़ी बात, अगला जो सवाल है, राज्य सचिवालय के दो काम, पहला काम और सेकंड काम, ये आप इसको चीज को देखना पड़ता है। और अगली बात है, भारत में जैन और बौद्ध धर्म के अलावा दो अन्य सर्वाधिक धार्मिक संप्रदाय को नाम लिखो। तो पहला संप्रदाय, दूसरा संप्रदाय। और सबसे बड़ी बात, जो राजस्थान से जो सवाल आया है, जो नाथ द्वारा चित्र से लिखी दो विशेषता लिखो, 1 और 2। तो ये चीजें क्या इंडिकेट करती हैं, इसमें आपको क्या चीज बता रही है, इस चीज में सीधा सीधा आरपीसी आपसे दो पॉइंट पूछती है, दो फैक्ट पूछती है, दो चीजें पूछती हैं, उनको सीधे सीधे आपको लिखना है और आपको 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे इसमें। लेकिन जब ये तो बात दो, जब आरपी सीधा सीधा इंपैक्ट करती है, क्या नाम है सुरेश, पिताजी का नाम क्या है और कहां पढ़ते हो, ओके, सीधा सीधा 2 पॉइंट पूछे तो सीधा सीधा 2 पॉइंट का आंसर देना है। लेकिन जहां आरपीसी सीधा सीधा नहीं पूछी तो वहां आपको क्या करना है, वहां भी क्या आपको 2 पॉइंट लिखना नहीं। मेरा एनालिसिस कहता है, जब आरपीसी आपको सीधे सीधे दो पॉइंट लिखने के लिए ना कहें तो आपको मैक्सिमम 4 पॉइंट लिखने हैं। तो अगर आप 4 पॉइंट लिखते हो तो 2 में से 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। जैसे आपको सीधा सीधा पूछा है, भारत में वैश्विक प्रतिस्पर्धा में सुधार के उपाय, तो पहला उपाय क्या लिखना, पहला मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया को लागू कर दिया जाए, भारत में सेवा क्षेत्र को और बल दिया जाए, जनसंख्या लाभांश को बेहतर प्रयोग किया जाए और जीएसटी का लागू किया जाए। ये 4 पॉइंट अगर आप लिखते हैं तो सवाल हो जाता है। अगला जो सवाल मैं आपको सामने करता हूं, राजस्थान में पिपलात्री गांव हाल में खबरों में, क्यों उस समय की बात कर रहा हूं, तो उसके आंसर में राजसमंद में पिपलात्री गांव राजसमंद जिला में पहला पॉइंट, जहां पर कन्या के जन्म दूसरा पॉइंट, 111 पेड़ लगाए और 3000 की एफडी कराई जाती। 4 पॉइंट उन्होंने इसमें सवाल में लिखा है। अगला आता है, साइबर अपराध को परिभाषित, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से, क्या कंप्यूटर इंटरनेट, छेड़छाड़, प्रताड़ना, चोरी और ठगी, साइबर क्राइम इसका अंदर आते हैं, 2 चीजें। और सबसे एग्जाम्पल दिया फिशिंग, स्पूनिंग और बीनिंग। तो ये 4 पॉइंट इन्होंने अपने सवाल में लिखे हैं। अगला सवाल है, अकबर की दीन इलाही की प्रकृति में प्रकाश डाली, तो इसमें इसकी विशेषता बतानी है। पहली विशेषता, ये सुलह को नीति पर आधारित था, इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश था, इसमें अकबर को सर्वोच्च गुरु माना है और इसमें मजहर की घोषणा माना। इसका सबसे बड़ी बात, इसका सिंबल है, थीम है, जले जलालतों माना, मतलब 4 चीजें। अगला इन्होंने लिखा है, विधि के अंतर्गत व्यक्ति कितने प्रकार के हैं, तो विधि के अनुसार व्यक्ति, पहला व्यक्ति की परिभाषा दी, 2 प्रकार बताए हैं और उसका उन्होंने कंक्लूजन पीछे उसका भी एनालिसिस किया। तो मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट आपको सवाल में लिखना है। अगला पॉइंट है, संपत्ति का अधिकार की संवैधानिक स्थिति, तो इसमें 4 पॉइंट लिखिए। संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 300 का, ये सामान्य अधिकार 2, मूल अधिकार हटाया 3 और समय से संशोधन से हटाया 4। तो 4 पॉइंट आप लिखते हैं तो आरपीसी आपको ऐसे सवालों में 2 में से 2 नंबर देती है। अगला भैया, विश्व में अंतरराष्ट्रीय तरलता के समस्या के समाधान का एग्जाम्पल बताने, तो विश्व में अंतरराष्ट्रीय तरलता समाधान का विश्व मौद्रिक संघ, पहली बात आईएमएफ द्वारा, इसका मुख्यालय वाशिंगटन है, इसका अध्यक्ष क्रिस्टिन रिगार्ड है और विश्व में संतुलन और तरलता समाधान है तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करता। मतलब 4 पॉइंट लिखने हैं, सीधा नहीं लिखना है, कौन सा है दैट्स ओके नहीं लिखना है। दोस्तों आरबीसी ये चाहती हैं आपको 20 शब्दों के सवाल में 4 पॉइंट डालने हैं। और सबसे बड़ी बात है, जेएस मिल का जो सवाल है उपयोगितावाद है, आप सीधा नहीं लिख सकते अधिकतम लोगों की अधिकतम लाभ, नहीं, जेएस मिल का अधिकतम लोगों के अधिकतम लाभ, पदार्थ स्वार्थ, गुणात्मक मात्रक भेद और इसके जो 4 दबाव उसका भी वर्णन आपको लिखना है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे कि आपको क्या करना होगा। तो इन सब बातों से जब भी किसी स्टूडेंट ने 4 पॉइंट लिखे हैं, आपके सामने सवाल दिए हैं, सब 4 पॉइंट लिखे हैं तो 2 में से 2 नंबर मिले हैं। अब आप सोच रहे हैं जो मैं 4 पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्या मैं टप्पा लगा रहा हूं, हवा में बात कर रहा हूं? नहीं दोस्तों, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये मेरे अनुभव है।
मेरे संघर्ष का अनुभव है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप मजाक में कह दें तो आरपीसी सपनों में आकर मुझे बताया कि एनालिसिस पैटर्न एनालिसिस इस तरह का है। जो ये पेपर के माध्यम से मैं सामने पेश कर रहा हूं, पेपर का एनालिसिस खुद ये कह रहा है कि आरपीसी 20 शब्दों के सवाल में 4 पॉइंट मांगती है। मेरे अनुसार 4 पॉइंट मांगती है। अगर आप मान रहे हैं तो अपना एनालिसिस आरपीसी को बता रहा हूं। जब आरपीसी खुद हमें हिंट देती है, कहां हिंट दिया है? अब आप सोचो हिंट कहां दिया यार, 2 शब्द पूछा, बाकी परिभाषा पूछी, मैं आपको हिंट दे रहा हूं। जब आपको साफ साफ नहीं पूछा जाए तो 20 शब्दों के सवाल में 4 पॉइंट आपको डालना। अब आपको 4 पॉइंट की सच्चाई में बता रहा हूं, कहां है, कहां बिटवीन द लाइन है, कहां सीक्रेट लिखा है, कहां एनालिसिस है, मैं वो चीज बता रहा हूं। वो सीक्रेट आपके सामने बताने का प्रयास कर रहा हूं जो आरपीसी अपने पैटर्न में खुद बताती है, पेपर में खुद लिख रही है, लेकिन हम उसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। एवं कोचिंग और विभिन्न प्रकार का कोचिंगों को जो मकर जाल है उसमें उलझ कर रह जाते हैं। कोई कहता मैंने ऐसे लिखा, ऐसे मंक्शन नहीं, मैं ये नहीं कहता आप मेरा पैटर्न अपनाइए, मैं ये नहीं कहता आप किसी गाइडेंस का अपनाइए, मैं ये कहता हूं कि जो पैटर्न आ रहा है आरपीसी क्या चाहती है, मैं वो चीज बता रहा हूं। मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग क्या करें, मैं ये कहता हूं आरपीसी ऐसा सांचा चाहती है। अगर उस सांचे में आप फिट होते हो तो आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलता है। तो चलते हैं उस सच्चाई की ओर जो ये कहती हैं, जो ये हिंट देती हैं, बार बार आपको सामने तीर फेंक रही है, अर्जुन को चिड़िया की आंख दिखा रही है, लेकिन आप केवल चिड़िया पेड़ दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको आंख की तरफ इशारा कर रहा हूं। तो चलते हैं उस सच्चाई की ओर। खुल जा सीम सीम। इस सिम में आरपीसी ऐसे सवाल मैं पेश बता रहा हूं जो सीधा 4 पॉइंट पूछ रहा है, जो हमें ये गाइडेंस देता है, जो हमें हिंट देता है कि हम पक्षी की आंख पर इशारा, पक्षी की आंख ही आपको दिखे, ना पक्षी दिखे, ना पेड़ दिखे, ना फल दिखे, ना पत्ते दिखे, केवल पक्षी की आंख दिखे और अर्जुन की तरह ठार मार के उस चिड़िया की आंख पर वार करो और 2 में से 2 नंबर प्राप्त कर सको। और अब ये इशारा आरपीसी कहां इशारा कर रही है, आरपीसी की आंख कहां है, वो आंख आपके सामने मैं बता रहा हूं और उन चीजों को सामने आप पेश कर रहा हूं जो ये कहता है कि आपको 4 पॉइंट डालने हैं तो डालने हैं। तो पहला सवाल जो दिया है जो ये कहता है उन 4 आधारों का उल्लेख कीजिए जहां भारत का राष्ट्रपति लोक सेवा आयोग की किसी सदस्य को पद च्युत कर सका। क्यों पूछा 4? तो पहला इसमें लिखा है, इसमें 4 आपको आंसर लिखना, 1, 2, 3 और 4। जैसे हमारे टॉपर्स की कॉपी है, उस टॉपर में इन 4 पॉइंटों को लिखा, आप देखिए 2 में से 2 नंबर। अगला सवाल, उन 4 भारतीय समाज शास्त्रियों का उल्लेख कीजिए जिन्होंने समाज में योग दिया। 4 क्यों पूछा? 2 ही पूछ लेते। कहीं क्वेश्चन आया है, किसी ने इंप्रेस किया है, किसी ने बताया है? इसलिए कहते हैं जो संघर्ष से निकलता है वो कुंदन होता है। केवल टप्पेलॉजी आती है, चल जाता है, हम हमारा संघर्ष की तरफ बता है। हमारी टीम ने, हमने खूब सारे एग्जाम्स दिए हैं, ऐसे एग्जाम दिए, उसी पैटर्न के माध्यम से हम आपको उन सच्चाई की सामने पेश करके हम ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं जहां पर आप और हम मिलकर एक बेहतर समाज का परिवर्तन कर सकते हैं। अगला सवाल आया जैसे दिया, भारत में परंपरागत रूप से जाति किस प्रकार श्रम विभाजन, तो आपको श्रम विभाजन पता नहीं है, 2 है कि 1 है? श्रम विभाजन 4 है। तो 4 पॉइंट पूछा, 1, 2, 3, 4। अगला सवाल जैसा दिया, इसने राजस्थान के बौद्धिक संपदा अधिकार की पहल में राजस्थान में किन हस्तकलाओं को भौगोलिक संकेत के रूप में पंजीयन किया? तो इन्होंने जितने भी लिखा, बगरू, थेवाकला, ब्लू पैट्री, तो आधा आधा आधा। डेट क्यों दिया भैया? 2 में 2 दे देते। डेट इसलिए दिया इसमें एक और चौथा पॉइंट खा गया, इस वजह से इसमें 2 में से डेट नंबर मिलता है। अगर चौथी पीस डाल देते हैं तो 2 में से 2 मतलब 4 पॉइंट आपको देने। अगला सिंपल बात, उन 4 मुख्य समस्याओं को रेखांकित कीजिए जो जनजातीय लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। पहली 1, 2, 3 और 4। क्लियर हो गया? 4 चीजें पूछी है, चौथे को उन्होंने सही नहीं लिखा, इसलिए 4 पॉइंट में से 2 में से ध्यान मिला। अगर चौथा पॉइंट विस्थापन को थोड़ा सा एलोबरेट कर देता तो 2 में से 2 मतलब 4 पॉइंट पूछे हैं। अभी भारत के संरक्षित उद्योग कौन कौन से? बीपीओ, केपीओ, सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर।
4 लिखे, एक ही लिख देता। लिखने के पीछे आरबीसी हिंट देती है, आरबीसी आपको एनालिसिस करके देती है कि आपको 4 पॉइंट लिखना है। लोगों के मुख्य सद्गुण, कितने सद्गुण है भैया? 4। विवेक, साहस और संयम, फिर बनता न्याय। मैं इस पेपर, इस सवाल को थोड़ा और करना चाहूंगा। ये पेपर में ऐसे बनाते 3 और चौथा बन जाता अपना ये। तो ये चारों मिलकर 4 पॉइंट। और सबसे बड़ी बात है सेवा क्षेत्र तो विपणन मिश्रण, और विपणन मिश्रण में 4 पॉइंट आते हैं। इन 4 पॉइंट की एनालिसिस से आपको यह लगता है कि आरपीएससी बताना चाहती हैं आप लोगों को, तो मैं अपने अनुभव के माध्यम से, अपने संघर्षों के माध्यम से वो हिंट आपको सामने दे रहा हूं कि आरपीएससी आप लोगों से वो साँचे मांग रही है। उन साँचों में आपको फिट होना है, तो उसके लिए आपको दो मार्क्स वाले 20 शब्दों के सवाल में आपको 4 पॉइंट। ये सवाल 4 पॉइंट के हैं जो टोटली वेरीफाई करते हैं। मेरी सच्चाई को वेरीफाई हो गया कि आपको मैंने दूसरा बोला जहां लिखा नहीं हो तो 4 पॉइंट को लिखने हैं, इसलिए लिखने हैं कि आरबीसी 4 पॉइंट चाहती है, जिसका सबूत मैंने आपके सामने पेश किया। हमें उत्तर में 4 पॉइंट लिखने हैं। इससे आप 65 सवालों में 130 नंबर के जो सवाल होते हैं उसमें मैक्सिमम 100 से 130 नंबर आप प्राप्त कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात ये तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया, ये फर्स्ट इंप्रेशन है। अगर आपको 50 में से ये फर्क पहुंच जाए, 10 में से आपको 8-9 आ जाते हैं, तो नो डाउट जो एग्जामिनर का वे ऑफ थिंकिंग ये हो जाएगी कि वो आने वाले सवालों में भी मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर देने का बात करेगा। तो पहला इंप्रेशन, पहला आने की तरफ आपको चलना है, ध्यान से चलना है उस चीज के लिए। अब इन पेपर की प्रैक्टिस की ओर चलते हैं। कैसे करोगे प्रैक्टिस? तो प्रैक्टिस के लिए मैं कहता हूं, मैं एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूं। 2018 का पेपर का एनालिसिस आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जो आरएस का पहला पेपर, फर्स्ट पेपर को पेश करना चाहता हूं और आरपीसी सीक्रेट को आपके सामने देना चाहता हूं। पहला सवाल पूछा प्रस्थानत्रयी, तो आप क्या लिखोगे? प्रस्थानत्रयी में 3 चीजें कि इसमें भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद नहीं, इसमें आप लिखिए पहले वेदांत का मुख्य स्तंभ है, दूसरा भगवत गीता, ब्रह्म सूत्र, उपनिषद को प्रस्थानत्रयी कहते हैं, तीसरा इसमें प्रवृत्ति और निवृत्ति मार्ग का विवेचन है, और इसमें विभिन्न प्रकार के ऋषि मुनि है, दार्शनिक है, उन्होंने इसमें भाष्य लिखा। 1 2 3 4 लिखते हैं तो मेरा ये दावा है और आरपीसी का एनालिसिस, आरपीसी का सांचा ये वेरीफाई करता है कि आपको 2 में से 2 में। दूसरा सवाल आया अर्जुन की तपस्या प्रतिमा, तो पहला पॉइंट इसमें लिखना, ये महाबलीपुर में स्थित एक स्मारक है। पहला पॉइंट, ये किरात अर्जुन महाभारत की कहानी पर आधारित है। मान्यता है कि यहां इस जगह पर अर्जुन ने भगवान शिव की तपस्या की ताकि वो उनको अस्त्र शस्त्र दे सके। और चौथी बात है, इस स्थान पर अभी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति दोनों यहां साइट का विजिट करने गए। तो 1 2 3 4 लिखना है। अगला सवाल है विश्व वल्लभ ग्रंथ, सवाल है आपके पास विश्व वल्लभ ग्रंथ, इसकी रचना किसने की? रचना चक्रपाणी मिश्रा जो मथुरा निवासी ने की। दूसरा, महाराणा प्रताप के दरबार में एक कवि थे। तीसरा, ये एक शिल्प कला पर आधारित ग्रंथ है, और इन्होंने इसके अलावा मूर्त कला, राज्याभिषेक पद्धति नामक ग्रंथ लिखे। तो आपको 4 चीजें लिखनी है भैया। दोस्तों मेरी बात सुनिए, समझिए। चिड़िया की आंख पे इशारा कर रहा हूं, चिड़िया की आंख दिखा रहा हूं। मेरे से जुड़िए, मेरे से नहीं हमारे से जुड़िए। अगर आपको लगता है कि हम संघर्षों के कुंदन बनना चाहते हैं तो जुड़िए। ये 4 पेपर का एनालिसिस आपके सामने सीक्रेट, आज तक किसी ने प्रस्तुत नहीं किया, मैं वो चीज बता रहा हूं। अगला, डूंग जी जवाहर जी, क्या लिखोगे? सीधा नहीं, 4 पॉइंट लिखना है। शेखावटी क्षेत्र के काका भतीजा। दूसरा, धनवानों को लूट कर गरीबों को बांटते हैं। तीसरा, ये लोक देवा के रूप में प्रसिद्ध है। चौथा, इसका मुख्य स्थल पाटोदा शिखर है। अगला, यूरोपियन प्रबंधन की परिभाषा, यूरोपियन इनलाइटमेंट की परिभाषा। तो पहली बात है, ये पुनर्जागरण काल में विकसित हुई वैज्ञानिक चेतना, तर्क और अन्वेषण की परिपक्व अवस्था कहते हैं इसको। दूसरा, इसमें आधुनिकता और व्यावहारिकता का समावेश है। इसका आधार पुनर्जागरण, धर्म सुधार, औद्योगिक क्रांति था, और इसके प्रमुख चिंतक कांट और रूसो हैं। 4 पॉइंट लिखे हैं। अगला, सेक्युलरिज्म की बात करते हैं
पहला सवाल, 2017-18 में सर्वाधिक निर्यात होने वाले 4 देशों की घटते क्रम में बताना। तो आपको केवल नाम नहीं लिखना है, नाम के साथ साथ जितना प्रतिशत है वो भी लिखना है। जैसे अमेरिका 16%, यूएस 9%, चीन 5%, हांगकांग 4%। ऐसे लिखना है, ऐसे केवल नाम से नहीं होता, नाम के साथ 4 पॉइंट आपकी आने चाहिए। यंग इंटर्न कार्यक्रम, पहला बात है कॉर्पोरेट सेक्टर की तर्ज पर छात्रों को इंटर्नशिप देने का एक कैंपस सिलेक्शन का भी कार्यक्रम है। ये लागू करने वाला राजस्थान पहला राज्य है। प्रथम चरण में 500 युवाओं को चयन किया जाएगा और इसका जो नोडल एजेंसी है वो आयोजना भी कहा गया। अगला, राजकोषीय समेकन। अगला सवाल है, सिंपल बात है। पहली बात है राजकोषीय समेकन, ये एफआरबीएम राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन की एक आर्थिक सिद्धांत का नाम है राजकोषीय समेकन। यह दूसरी बात है, राजकोषीय घाटे की समस्या का समाधान करने का जो प्रयास है वो राजकोषीय समेकन। इसका मतलब राजस्व को बढ़ाकर और व्यय को कम करके जो प्रयास है वो राजकोषीय समेकन करेगा। इसमें कर प्रशासन की दक्षता बढ़ाना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांजेक्शन करने जैसी बात की। अगला, ऋणात्मक ऋण दर। मैं आपको सवाल पेश कर रहा हूं, ये एक ऐसी जिसमें बैंक को सेविंग के लिए केंद्रीय बैंक को ब्याज देना पड़ता है। ये तो सिंपल परिभाषा। इसका मतलब जिस बैंक के पास सेविंग अधिक होता है उस व्यक्ति को उस सेविंग में उतना अधिक ब्याज उस बैंक को देना पड़ता है। मतलब खाता, मतलब जैसे मेरे एग्जाम्पल, मैं खाता धारक हूं, मेरा बैंक में पैसा है, तो सर बैंक मुझे ब्याज नहीं देगी, उल्टा मैं बैंक को ब्याज देना पड़ेगा कि मेरा पैसा हुआ है, उसको बोलते हैं ऋणात्मक। और सर्वप्रथम ये जापान में प्रारंभ हुई। 4 पॉइंट। अगला, आई स्टार्ट कार्यक्रम, सुशासन के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित एक थीम पर आधारित इंटरनेट के माध्यम से हाइपर कनेक्टिविटी स्टार्टअप कार्यक्रम है। दूसरा, ये वर्चुअल इंक्यूबेशन प्रोग्राम है। इसमें 21 चयनित स्टार्टअप को आर्थिक सहायता दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर आम जन में ट्रांसपेरेंट उत्तरदायित्व की भावना को लाया जाएगा। अब आते हैं थर्ड पार्ट की ओर। तीसरा चरण जो होता है समाज शास्त्र का। पहला पूछा असंस्कृतिकरण, तो पहली बात तो लिखना, ये एक ऐसी व्याख्या है जो संस्कृतिकरण की उल्टी बात है। इसमें उच्च जाति के लोग अपने से निम्न जाति के लोगों के आचार विचार मूल्य मानदंडों का अनुसरण करते हैं। मतलब निचले वाले लोगों का अनुसरण ऊपर वाले लोग करते हैं। ये जैसे निम्न वर्गों की व्यवसाय को अपनाना भी बात है। ऐसा जो होता है मुख्य रूप से सामाजिक वर्ग संघर्ष और सामाजिक रूपरेखा में जैसे जैसा परिवर्तन होता है उस परिवर्तन की देन है असंस्कृतिकरण। अगला, सीमांतोन्नयन संस्कार, तो सीधा नहीं लिखना है, पहली बात लिखना है ये हिंदू धर्म या सनातन धर्म के 16 संस्कारों में तीसरा संस्कार का नाम है सीमांतोन्नयन। दूसरी बात है गर्भाधान पुष्पन के पास का तीसरा संस्कार है। इसमें यह गर्भाधान के तीसरे से लेकर 8वां महीने के बीच में ये होता है। इसमें गर्भपात को रोकने और बच्चे और जच्चा और बच्चे की सुरक्षा सेफ्टी के लिए केसों को ऊपर रखने का प्रयास किया। अगला था जाति एक अंतर विवाही समूह है। पहली बात तो किसने कहा, जाति एक अंतर व्यवसाय। डॉक्टर मजुमदार ने यह कहा है कि जाति एक अंतर विवाही समूह है। दूसरी बात, रीजन क्या, पहली बात देखो कि जाति के बाद विवाह नहीं, खान पान नहीं, जाति के सदस्य जीवन पर्यंत मतलब जन्म से चयन नहीं कर सकते। और समाज में एक खंडित विभाजन है जिसमें आप एक प्रकार स्तर है जो एक बंद ब्लॉक की तरह है जिसमें आप एक दूसरे में नहीं जा सकते। इन 4 चीजों को आप लिखते हो तो ये आपका क्लियर हो जाता है। अगला आता है सामाजिक विचारधारा क्या, तो व्यक्ति के सामान्य जीवन और सामाजिक समस्याओं का चिंतन का नाम है सामाजिक विचारधारा। ये समाज के विकास की बात भी करता है, समाज के विनाश की बात भी कर सकता है, समाज में संघर्ष भी उत्पन्न कर सकता है और समाज में कॉन्फ्लिक्ट भी उत्पन्न करने वाली विचारधारा है सामाजिक विचारधारा। इसमें प्रमुख विचार समाज शास्त्रीय विचार जो होते हैं, जैसे मार्क्सवादी विचारधारा हो गया, साम्यवादी विचारधारा हो गया, समाजवादी विचारधारा हो गया, ये सारी विचारधारा होती है, उन सारा विचारधारा को बोलते हैं सामाजिक विचार। इसमें मुख्य जो तत्व होते हैं
समूह होते हैं, समाज होता है, समुदाय होता है, प्रशस्ति होती है, जाति होता है, वर्ग होता है, संस्कृति इत्यादि इसके तत्व होते हैं। सागरी प्रथा निषेध, सीधा नहीं लिखना, उधार की राशि नहीं चुकाने पर उस व्यक्ति या अपने परिवार के किसी सदस्य को उसके यहाँ बंधुआ मजदूर या घरेलू नौकर के रूप में रखना सागरी प्रथा कहता है। ये बंधुआ मजदूर प्रथा भी कहते हैं। ये 1961 में एक्ट बना, 1985 में पूरे इंडिया में खत्म कर दिया। और इसमें अगर किसी बंधुआ मजदूर को बनाते हैं वो दंडनीय अपराध माना गया। ये तो बात तीसरा पार्ट। अगला तीसरी यूनिट का पहला है जो सवाल मैं आपको बताना था। पहला सवाल, निर्देशन की एकता का सिद्धांत। इसमें आपको 4 पॉइंट लिखना है कि हेनरी फ्योल के प्रबंध के 14 सिद्धांतों में एक सिद्धांत का नाम है निर्देशन की एकता का सिद्धांत। यह कार्य की एकता एवं समन्वय को सुनिश्चित करता है। मतलब एक प्रकार की कार्यों के लिए एक ही निर्देश या एक ही योजना को बोलते हैं निर्देशों की एकता। और सबसे बड़ी बात है, किसी संगठन के कुशलतापूर्ण संचालन हेतु दिशाओं निर्देशन की एकता का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। अगला, औपचारिक संगठन। एक ऐसा संगठन जिसकी स्थापना जानबूझ करने की जाकर अनायास होती है, पारस्परिक समान हित, रुचियों, धर्म और संबंधों से उत्पन्न होती है। इसमें कोई लिखित नियम नहीं होता। दूसरा पॉइंट, ये व्यक्ति के गुणों को बनते हैं और संप्रेषण का बहाव कहीं से भी संप्रेषण हो जाता है, कम्युनिकेशन कहीं से भी हो सकता है। 4 पॉइंट लिखने हैं। संधारणीय विपणन, सस्टेनेबल मार्केटिंग, इसको इको मार्केटिंग, ग्रीन मार्केटिंग भी कहते हैं। ये ऐसी मार्केटिंग जो प्राकृतिक संसाधनों और मानव पूंजी को दोनों को सुरक्षित करती है, पर्यावरण को सुरक्षा करने की बात करती है। उत्पादों और सेवाओं का पर्यावरण लाभों के आधार पर क्रय विक्रय करने की बात करती है। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए सौर ऊर्जा का प्रयोग करो, बायोडीजल का प्रयोग करो, बायोफ्यूल का प्रयोग करो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एग्जाम्पल देना है। तो 4 पॉइंट लिखना है। अगला आया व्यापारिक पेपर, कमर्शियल पेपर। तो मुद्रा बाजार में अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता वाला एक पेपर है। ये निर्माण कंपनियां, वित्त कंपनियां द्वारा जारी होता है। ये एक असुरक्षित निवेश होता है और गारंटी रेट पेपर होता है। और सबसे बड़ी इसका टाइम पीरियड 7 दिन से 1 साल के बीच होता है। 4 पॉइंट लिखना है। और लास्ट एंड फाइनल बात, सेमांटिक बैरियर, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाषा संबंधी बाधाएं, कम्युनिकेशन की भाषा संबंधी, संचार की भाषा संबंधी बाधा। तो पहला, भाषा संबंधी बाधा क्यों होती है? जब आप किसी भाषा का अज्ञान होगा तो भाषा संबंधी बाधा होती है। दूसरा, भाषा का अनुचित प्रयोग करते हो, द्विअर्थी प्रयोग करते हो, अनेकार्थी प्रयोग करते हो। और तीसरी बात, अस्पष्ट संकेत वाली बात करते हो, गुढ़ता और क्लिष्ट शब्दों का प्रयोग करते हो। और सबसे बड़ी, गबी रेडी गुंड भाषा का प्रयोग करते हो। और टेक्निकल भाषा का जब प्रयोग होता है, जब टेक्निकल कमी की वजह से, उन चीजों की वजह से ये समस्या आपके सामने आती है। ये तो आप पेपर का एनालिसिस मैंने ऐसे पेश किया है कि आपको इस पेपर में जब भी मेंस की तैयारी करनी है तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, ये पेपर एनालिसिस आपको कह रहा है, आपको लिखना है तो लिखना है। सोची मत, किसने कहा सोची मत, आपको उस सांचे में फिट होना है। आई डोंट नो कौन क्या कहता है, आई डोंट नो कौन कैसे कहता है, मैं ये कहता हूं, हम ये कहते हैं, और आपकी विचारधारा भी ये कहती है। आप अपने पुराने पेपर को उठा के देख लीजिए, जिसने भी पुराने पेपर दिया, जो ये कहता मैं वंचित रहा हूं, मैं फेल हुआ हूं, पास नहीं हो पाया, वो अपनी कॉपी निकाले और अपनी कॉपी में देखे कि मैंने 4 पॉइंट लिखे तो 2 मिले हैं या नहीं मिले। अगर मिलते हैं तो मेरे पेपर में, मेरी एनालिसिस पे विश्वास कीजिए, समझिए और समाधान कीजिए अपनी विचारों को, अपने उलझनों का। और सबसे बड़ी बात, अपनी मंजिल तक पहुंचने की बात कीजिए। और सबसे बड़ी बात मैं कहता हूं, पुरानी अपनी बेटी को भी कहता हूं, गिरते हैं तभी उठेंगे, गिरते हैं से सेवार मैदाने जंग में, गिरते हैं से सेवार मैदाने जंग में, वो क्या खाक गिरेंगे जो जमीन से चिपके बैठे हैं। जमीन से चिपकना नहीं है, किसी बातों में उलझना नहीं है। ये बातें आपकी फैक्ट है, आपकी सच्चाई है। अगर आपको रूबरू करती है, आपको उत्तेजित करती है और आपको एनर्जी देती है, तो इन चीजों पे चलिए, इन चीजों को समझिए, हमारे साथ जुड़िए। हम अपनी टीम के साथ आपको आरएस मेंस की पूरी गाइडेंस हम अपनी टीम के साथ देंगे और ऐसा गाइडेंस देंगे जो आपको टॉपर बना देगा। हम आपको एक एकलव्य की तरह बनाएंगे और एकलव्य से हम अंगूठा नहीं मांगेंगे, हम एकलव्य के लिए सामने का सिर काटने का प्रयास करेंगे।
अंगूठा नहीं मांगेंगे हम आपसे, हम आपके लिए उस सवालों का सिर उखाड़ने का प्रयास करेंगे। हम एकलव्य के साथ खड़े होंगे, ना कि एकलव्य का अंगूठा काटने का बात करेंगे। हम वो वर्तमान के डिजिटल गुरु हैं, वर्तमान के संघर्षशील गुरु हैं, जो एकलव्य बनने का प्रयास किया था। जो हमारे अंगूठे कहीं बार कटे हैं, उन्हीं बिना अंगूठे के हाथों से हम आपको संघर्ष देने की बात करते हैं। हम बिना अंगूठे ही आपको वो लाभ देने की बात करते हैं, वो चीज देने की बात करते हैं जो आपने अभी तक प्राप्त नहीं किया। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है हमारी बातों में सच्चाई है तो हमारे साथ जुड़िए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी बात को इस वीडियो के माध्यम से मेरे कमेंट में लिखिए, मेरे मोबाइल में लिख सकते हैं और हमारी टीम के साथ जुड़िए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए। हम आपके साथ हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।